नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट महिला अपने पति के खिलाफ डॉरी हैरेसमेंट यानी दहेज प्रताड़ना और मेंटल क्रूएलिटी का केस फाइल करती है। Your Honor, I claim alimony for the years of my professional life I lost. मामला देश की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। उसे पूरा यकीन है कि फैसला उसके पक्ष में होगा और पति को सजा मिलेगी, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस का एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जिससे पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पति के खिलाफ चल रहे सभी केसेस को क्वैश कर दिया यानी निरस्त कर दिया, बल्कि उस शादी को ही इनवैलिड यानी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इस अदालत के फैसले से यह शादी नल एंड वॉइड है। कोर्ट के अनुसार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यह शादी कभी हुई ही नहीं थी। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट पोर्टल पर आपका नाम भी रजिस्टर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप पति पत्नी हैं ही नहीं। यह कैसे पॉसिबल है? आखिर वह कौन सी एक लीगल मिस्टेक थी जो इस कपल ने की और जो आज भारत के हजारों अर्बन कपल्स अनजाने में कर रहे हैं? इस एक चूक का कंसिक्वेंस कितना सीरियस हो सकता है, आज हम इसी सब्जेक्ट का लीगल एनालिसिस करेंगे। यह सिर्फ एक केस की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत में होने वाली हर हिंदू शादी के लिए एक महत्वपूर्ण लीगल प्रेसिडेंट है, एक नजीर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला क्या था और मैं किस मामले की बात कर रहा हूं। जो केस है वो डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल का है। यह मामला डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल के केस से जुड़ा है। दोनों ही पक्ष वेल एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, ट्रेंड कमर्शियल पायलट थे। मार्च 2021 में दोनों की एंगेजमेंट हुई। इसके कुछ महीने बाद 7 जुलाई 2021 को उन्होंने गाजियाबाद की एक संस्था से मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के तहत अपनी शादी को ऑनलाइन रजिस्टर भी करा लिया। परिवार की सहमति से ट्रेडिशनल कस्टम्स से शादी की तारीख 25 अक्टूबर 2022 तय की गई थी, लेकिन इस तारीख के आने से पहले ही उनके रिश्तों में डिस्प्यूट्स पैदा हो गए। डॉली ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रांची में एक एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके जवाब में पति मनीष ने बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन डाल दी। यहीं से इस केस की असली लीगल प्रोसेस शुरू होती है। डॉली ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उसकी मांग यह थी कि वह रांची में रहती है, इसलिए बिहार में चल रहा डिवोर्स का केस भी रांची ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उसे सुनवाई के लिए बार बार 350 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े। आमतौर पर ऐसे ट्रांसफर केसेस में सुप्रीम कोर्ट पत्नी के कन्वीनियंस के अनुसार ही ऑर्डर देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान पति के एडवोकेट ने एक ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि डिवोर्स तो उस शादी का हो सकता है जो लीगली हुई हो। डाइवोर्स तो शादी का हो सकता है जो लीगली हुई हो। हमारे बीच तो लीगली कोई शादी ही नहीं हुई। दोनों पक्षों ने यह एडमिट किया कि उनके बीच हिंदू रीति रिवाज से कोई भी सेरेमनी, खासकर सप्तपदी, कभी हुई ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर उसे रजिस्टर करवा लिया था। इसी एक आर्गुमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान मामले के फंडामेंटल बेसिस की ओर खींचा और कोर्ट ने डिवोर्स और केस ट्रांसफर के मुद्दों को किनारे रखकर एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर विचार किया। क्या सिर्फ एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक हिंदू शादी को वैलिड माना जा सकता है, जबकि शादी की कोई भी सेरेमनी ना हुई हो? मैं यहीं पर आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जब कोर्ट मैरिज होना होता है या किसी को बाहर जाना होता है और उनको स्पाउस वीजा लेना होता है, तो आमतौर से क्या होता है कि वो किसी आर्य समाज को कांटेक्ट करते हैं
और आर्य समाज को किसी तरीके से मना लेते हैं इस बात के लिए कि कोई सेरेमनी हम नहीं करेंगे, आप केवल अपना सर्टिफिकेट दे दो और उसके बाद से हमारा मैरिज रजिस्टर्ड करा दो। ये हो भी जाता है कई बार, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अगर सेरेमनी नहीं हो रही है तो बिल्कुल गलत है, सर्टिफिकेट की भी कोई वैल्यू नहीं है। यही इस मामले में भी हुआ है। तो लीगल और वैलिड तरीके से कैसे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं जिसमें बाद में चैलेंज ना किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आराम से बात करके पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस प्रोसेस को कैसे करना है। अब इस मामले में जो वही बात मैं सेरेमनी की करने जा रहा हूं कि कानून की सबसे बड़ी शर्त क्या है, सर्टिफिकेट या संस्कार। इस सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का गहराई से लीगल एनालिसिस किया। कोर्ट का कंक्लूजन हर उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जो शादी करने जा रहे हैं या कर चुके हैं। तो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? सोलमलाइजेशन ऑफ मैरिज यानी विवाह का अनुष्ठान। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 साफ तौर पर यह प्रोविजन देता है कि एक हिंदू शादी तभी सोलमलाइज्ड यानी अनुष्ठापित मानी जाएगी जब दोनों पक्षों में से किसी एक के ट्रेडिशनल कस्टम्स और सेरेमनीज के अनुसार की गई हो। कोर्ट ने क्लियर किया कि जहां इन सेरेमनीज में सप्तपदी यानी पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे की प्रथा है तो 7वां फेरा पूरा होते ही शादी कंप्लीट एंड बाइंडिंग, पूर्ण एंड बाध्यकारी हो जाती है। सरल शब्दों में कानून की नजर में खासकर सप्तपदी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि शादी के एग्जिस्टेंस का लीगल बेसिस है। यह शादी का एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर सेरेमनीज नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि शादी सोलमलाइज हुई ही नहीं। अब मैं बात करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के बारे में, जिसमें कि मेयरली एन एविडेंस, केवल एक साक्ष्य अब उस मैरिज सर्टिफिकेट पर आते हैं जिसमें ज्यादातर लोग शादी का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन करता है उसका मकसद सिर्फ शादी के एविडेंस को आसान बनाना है। रजिस्ट्रेशन किसी ऐसी शादी को वैलिडिटी नहीं दे सकता जो कभी सोलमलाइज ही नहीं हो। यह केवल उस शादी को रिकॉर्ड करता है जो सेक्शन 7 के तहत सेरेमनीज के साथ पहले ही हो चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मीनिंगफुल कमेंट किया। सेक्शन 7 के अनुसार अगर शादी सोलमलाइज नहीं हुई है तो सेक्शन 8 के तहत किया गया रजिस्ट्रेशन उसे वैलिडिटी नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट केवल एक प्री एग्जिस्टिंग वैलिड मैरिज का प्रूफ है। यह उस शादी को वैलिड नहीं बना सकता जहां शादी की सेरेमनी ही ना हुई हो। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तभी बनवा सकते हैं जब उस बच्चे का जन्म हुआ हो। यदि बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो क्या आप सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाकर यह प्रूव कर सकते हैं कि आपका एक बच्चा है? नहीं। ठीक इसी तरह सेरेमनीज के साथ शादी हुई ही नहीं तो केवल मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसे एक्ट को वैलिडिटी नहीं दे सकता जो लीगली नॉन एग्जिस्टेंट है। अब इसके लीगल कंसिक्वेंस पे मैं बात करूंगा। तो डॉली और मनीष के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये जानना जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि चूंकि उनके बीच सेक्शन 7 के तहत कोई सेरेमनी नहीं हुई थी इसलिए उनकी शादी लीगली हुई ही नहीं थी। इसी आधार पर कोर्ट ने इस तथाकथित शादी से पैदा हुए सभी केसेस को क्वैश कर दिया यानी रद्द कर दिया। पति के खिलाफ चल रहा डॉरी हैरेसमेंट सेक्शन 498A आईपीसी का मामला, पत्नी द्वारा फाइल किया गया मेंटेनेंस का मामला और खुद पति द्वारा फाइल किया गया डिवोर्स का मामला, ये सभी खत्म हो गए। और इसका कारण यह है कि जब शादी का लीगल एग्जिस्टेंस ही प्रूव नहीं हुआ तो दहेज के लिए प्रताड़ना, मेंटेनेंस या डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता। अब समझें कि यदि आपकी हिंदू शादी में भी यही लीगल मिस्टेक हुई है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जब मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं या लव मैरिज करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि शादी नहीं हुई होती है,
केवल एक दूसरे को जयमाला करा देते हैं और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। अगर सप्तपदी ठीक तरीके से नहीं हुई तो आपकी शादी इनवैलिड हो सकती है और कोर्ट में जाकर के इनवैलिड कराया जा सकता है। इसके बारे में प्रॉपर आप लीगल गाइडेंस ले सकते हैं मेरी टीम से बात करके। देखिए, मैरिटल स्टेटस की लीगल रिकॉग्निशन पे सवाल है। आपको कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा प्रूव करने में मुश्किल आ सकती है अगर सेरेमनी नहीं हुई है तो। सामाजिक रूप से भले ही पति पत्नी हो, लेकिन लीगल डिस्प्यूट होने पर आपके रिश्ते की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। अब एक सवाल और आता है, राइट टू मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में एक इनवैलिड मैरिज अगर हुई हो, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर मैरिज ही नहीं हुई है तो। हालांकि यह राहत की बात है कि कोर्ट्स ने कई मामलों में जो विक्टिम विमेन होती हैं उनको प्रोटेक्शन दिया है। यदि महिला को धोखे में रखा गया था या वह लंबे समय से पत्नी की तरह रह रही थी तो उसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के तहत या BNSS के तहत आप मेंटेनेंस ग्रांट कर सकते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन यह एक लंबी लीगल प्रोसेस हो सकती है। एक और चीज मैं जल्दी से बता देता हूं, राइट ऑफ सक्सेशन भी जानना चाहिए। पति की प्रॉपर्टी में एक पत्नी या विधवा के तौर पर मिलने वाला अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यह अधिकार सीधे तौर पर आपकी शादी की वैलिडिटी से जुड़ा होता है। और अगर संतान की बात की जाए, संतान हो जाए और बाद में आपकी मैरिज इनवैलिड हो जाए तो यह सबसे सेंसिटिव पहलू है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारा कानून इस मामले में बच्चों को पूरी सिक्योरिटी देता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में यह प्रोविजन है कि वॉइड शादी से पैदा हुए बच्चों को पूरी तरह से लेजिटिमेट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के फैसलों में साफ किया है कि ऐसे बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार मिलेगा। इसलिए बच्चों के अधिकार बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन माता पिता के आपसी अधिकारों की लीगल फाउंडेशन हिल जाती है। अब लास्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं, कोर्ट मैरिज और हिंदू विवाह का अंतर समझिए। इस फैसले के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि कोर्ट मैरिज क्या है, क्या उसमें भी सप्तपदी की जरूरत होती है। यहाँ एक बड़े कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। भारत में शादियां मुख्य रूप से 2 अलग अलग कानूनों के तहत होती हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह कानून हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। इस एक्ट के तहत पहले सेक्शन 7 के अनुसार सेरेमनीज जैसे सप्तपदी अनिवार्य है। उसके बाद अब सेक्शन 8 के तहत उस हो चुकी शादी को रजिस्टर कराते हैं और यहाँ एक रजिस्ट्रेशन केवल एक एविडेंस है कि आपने शादी की है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और एक दूसरा मेथड जो होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है। यह एक सेकुलर कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के 2 एडल्ट्स पर लागू होता है। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए आपको किसी भी धार्मिक सेरेमनी की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप मैरिज ऑफिसर आपको 30 दिन का नोटिस देते हैं। फिर विटनेस के साथ आप उनके सामने पेश होते हैं, आप डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं और ये पूरा प्रोसेस ही एक तरीके से शादी का प्रोसेस होता है। एंड में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसे शादी का कंक्लूसिव प्रूफ समझा जाता है। डॉली और मनीष के केस में गलती यह हुई कि उन्होंने शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराई, लेकिन उनकी अनिवार्य शर्त यानी कि सेरेमनीज को पूरा नहीं किया। अगर वह सीधे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कराते तो उन्हें किसी भी सेरेमनीज की जरूरत नहीं होती और उनकी शादी पूरी तरह से वैलिड होती। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि लंबा समय लगता, शायद उनके पास समय नहीं रहा होगा, इस वजह से नहीं किया होगा उन्होंने। लेकिन कंक्लूजन में मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज के युवाओं के लिए एक वार्निंग भी दी है। कोर्ट ने पाया है कि आजकल यंग कपल्स पहले शादी रजिस्टर करा लेते हैं और यह मानते हैं कि बाद में अपनी कन्वीनियंस के अनुसार ट्रेडिशनल शादी करेंगे। कोर्ट के अनुसार यह ट्रेंड खतरनाक हो सकता है। यदि आप हिंदू शादी कर रहे हैं तो सही और सुरक्षित लीगल प्रोसेस के थ्रू कीजिए। पहले पूरी तरह से सप्तपदी कीजिए, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं। और एक सही जगह से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो आपके भविष्य को ना केवल सिक्योर करता है, आपका समय बचाता है, आपके पैसे बचाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।